कॉमिक बुक भी एक बेहतरीन लिटरेचर हो सकता है, इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है नील गाइमन की द सैंडमैन सीरीज, और अब उतनी ही बेहतरीन उसकी लाइव एक्शन एडॉप्टेशन नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है, जिसने आते ही इस कहानी के फैंस के बीच में धूम मचा दिया है। एंड थैंक्स टू आवर सब्सक्राइबर्स जिन्होंने हमें बार बार इस टॉपिक को सजेस्ट किया था। आज की इस वीडियो में आपको इस सीरीज के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम दिस सैंडमैन सीरीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि क्यों आखिर जोसेफ गॉर्डन लेविट की सैंडमैन मूवी नहीं बन पाई। इस सीरीज में सैंडमैन के रोल के लिए कितने एक्टर्स का ऑडिशन लिया गया था, जानेंगे डीसी कॉमिक्स के कौन कौन से कैरेक्टर्स को इस सीरीज से कैंसिल किया गया है और डीसी कॉमिक्स से कौन कौन से कैरेक्टर्स का एक्चुअली कैमियो हमें देखने को मिला था। साथ ही साथ जानेंगे कॉमिक और सीरीज के बहुत सारे डिफरेंसेस के बारे में और बिहाइंड द सीन प्रैक्टिकल और विजुअल फैक्ट्स के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑफ कोर्स ये बात तो आपको मालूम ही होगी कि नेटफ्लिक्स का ये शो एक्चुअली डीसी के कैरेक्टर पर बेस्ड है, लेकिन जैसा उसे दिखाया गया था उसकी शुरुआत वैसी हुई नहीं थी। और ये सबसे पहले हमें वेस्ली डॉड्स के रूप में 1939 के न्यूयॉर्क वर्ल्ड्स फेयर कॉमिक के इशू नंबर 1 में देखने को मिला था, जहाँ पर ये बेसिकली सूट, हैट और गैस मास्क के साथ क्राइम से लड़ते हुए दिखाया गया था। बाद में इस कैरेक्टर को 1970s में कॉमिक बुक क्रिएटर्स जैक कर्बी और जो साइमन ने मिलकर गैरेट सैनफोर्ड के रूप में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन यहाँ पर इस कैरेक्टर को असल रूप से रीडिफाइन किया नील गाइमन ने, और उन्होंने 1989 में इसके अपने ऑफिशियल अवार्ड विनिंग ग्राफिक नॉवल से इस कैरेक्टर को सपनों पर राज करने वाले कैंडलेस के रूप में प्रेजेंट किया। नो डाउट कि नेटफ्लिक्स ने इस एडॉप्टेशन को बहुत ही बेहतरीन रूप से प्रेजेंट किया है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब इस कहानी को लाइव एक्शन ट्रीटमेंट देने की बात चल रही थी। और डीसी द्वारा इस कहानी को प्रेजेंट करने की शुरुआत से ही 1991 से ही वार्नर ब्रोस इस कहानी पर मूवी बनाने के लिए प्लान कर रहा था, जहां पर 1998 के विल फार्मर के स्क्रिप्ट के हिसाब से उन्होंने सैंडमैन को एक्चुअली लूसीफर के भाई के रूप में लिखा था, और एक्चुअली उनके स्क्रिप्ट के अंदर सैंडमैन एक्चुअली एक विलन ही होने वाला था, और ये प्लान नील गाइमन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, जिसके बाद सीधे 2013 में जाकर उस समय के डीसी एंटरटेनमेंट की प्रेसिडेंट डायन नेल्सन हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी की सक्सेस के बाद इस फ्रेंचाइजी को बनाने में इंटरेस्टेड हुई थी, जहां पर नील गाइमन एक्चुअली जोसेफ गॉर्डन लेविट के साथ इस मूवी पर काम कर रहे थे, जिसमें जोसेफ गॉर्डन लेविट एक्चुअली स्टार भी करने वाले थे और वो इस मूवी को डायरेक्ट भी करने वाले थे। लेकिन वार्नर ब्रोस से डिसएग्रीमेंट्स के चलते यहाँ पर जोसेफ गॉर्डन लेविट ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। फाइनली ये कहानी एज अ मूवी HBO पर डेब्यू होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर इस कहानी का स्टोरी स्ट्रक्चर एक्चुअली HBO के बस के बाहर था, और वहीं से आइडिया आया कि इसे मूवी न बनाकर एक टीवी शो में अडॉप्ट किया जाए। इस कहानी पर टीवी शो बनने की खबर आने के बाद बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने नील गाइमन को अप्रोच किया, जिसमें सबसे पहले थे लोगन मूवी के डायरेक्टर जेम्स मैंगोल्ड, लेकिन वार्नर ब्रोस में कुछ प्रॉब्लम्स होने के चलते उन्हें ये प्रोजेक्ट नहीं मिल पाया। उनके बाद बारी आई द बॉयज सीरीज के क्रिएटर एरिक क्रिप्के की, लेकिन इनके भी प्लान से यहाँ पर नील गाइमन एक्चुअली खुश नहीं थे। फाइनली यहाँ पर द डार्क नाइट ट्रिलॉजी के राइटर डेविड एस गॉयर, नील गाइमन और एलन हाइनबर्ग को एक साथ लेकर आए और इस शो को क्रिएट किया, लेकिन इस शो के मैसिव बजट होने की वजह से वार्नर ब्रोस इसे अप्रूव नहीं कर रहा था, जिसके कारण फाइनली यहाँ पर नेटफ्लिक्स ने इस शो की जिम्मेदारी उठाई और 11 एपिसोड्स को क्रिएट करने का 2019 में डील साइन किया। टॉम स्टरीज ने अपने लुक और परफॉर्मेंस से ड्रीम स्लैश मॉर्फियस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया, लेकिन हो सकता है कि शायद आपको न मालूम हो कि यहाँ पर एक्चुअली राइटर नील गाइमन ने इस शो के शो रनर होने के नाते पर्सनली 1500 ऑडिशंस खुद लिए थे, और फाइनली इस कहानी के एक बहुत बड़े फैन टॉम स्टरीज को एक्चुअली इस कहानी के लीड के लिए कास्ट किया गया। इस सीरीज के अंदर रेवन कंपेनियंस के लिए CGI और लाइव एक्शन पपेट्स के साथ साथ 3 रियल लाइफ बर्ड्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनमें से एक का नाम एक्चुअली मिस्टर टी था। वहीं पर सीरीज के अंदर मैथ्यू द रेवन को अपनी आवाज पैटन ऑसवाल्ट ने दी थी। जैसा कि सीरीज के अंदर कोरिंथियन की आंखें एक्चुअली बहुत ज्यादा डरावनी थी, उसका डार्क स्पेक्स के साथ सीरीज के अंदर दिखना एक्चुअली जाहिर सी बात थी, लेकिन एक्चुअली रियल लाइफ में यही डार्क स्पेक्स इसके एक्टर बॉयड हॉलब्रुक के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इसके डार्क होने की वजह से इन चश्मों से उन्हें क्लियर नहीं दिखता था और वो कई बार सेट पर मौजूद प्रॉप से भिड़ जाया करते थे।
फिडलर ग्रीन जिसे सीरीज के अंदर गिलबर्ट भी बुलाया गया था, उसके लुक को यहाँ पर लेट इंग्लिश ऑथर जीके चेस्टरसन पर मॉडल किया गया था, जहाँ पर इस कैरेक्टर के एक्टर स्टीवन फ्राई एक्चुअली जीके चेस्टरसन के बचपन से बहुत बड़े फैन थे एंड ऑफ कोर्स वो इस रोल को प्ले करके बहुत ऑनर फील कर रहे थे। सैंडमैन सीरीज से पहले भी टॉम एलिस का लूसीफर ही दुनिया भर में पॉपुलर था, लेकिन जैसा कि ये कहानी लूसीफर से पूरी तरह से अलग है, यहाँ पर उसके लुक और जेंडर को नए तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन्स में ब्रियन का रोल प्ले करने वाली ग्वेंडोलिन क्रिस्टी को लूसीफर के लिए यहाँ पर चुना गया था और यहाँ पर एक्चुअली उसके लुक को एज अ फॉलन एंजल ही मॉडल किया गया था, जिसके लिए यहाँ पर डिजाइनर ग्राहम जॉन्स्टन ने पेंटर्स बॉटिसेली और माइकल एंजेलो के चेरब्स पर मॉडल किया है। बाय द वे कॉमिक बुक के अंदर लूसीफर के लुक को इंग्लिश सिंगर डेविड बोवी पर मॉडल किया गया था। अगर आपने यहाँ पर कॉमिक बुक पढ़ा है तो आप तो ये बात जानते ही होंगे कि सैंडमैन एक्चुअली डीसी के यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, जिसके कारण कॉमिक बुक के अंदर बहुत सारे डीसी कैरेक्टर्स का एक्चुअली कैमियो हुआ भी था, जहाँ पर बैटमैन, सुपरमैन और मार्शल मैन हंटर जैसे डीसी के सुपर हीरोज का कैमियो हमें इस कहानी के कॉमिक बुक में देखने को मिला था। लेकिन ऑफ कोर्स नेटफ्लिक्स को यहाँ पर वार्नर ब्रोस की तरफ से इन डीसी कैरेक्टर्स को यूज करने के राइट्स नहीं मिल पाए। खैर सुपर हीरोज का तो ऑफिशियल कैमियो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर इस यूनिवर्स के अंदर उनकी एग्जिस्टेंस का एक बहुत बड़ा हिंट लाइटा हॉल के कैरेक्टर के रूप में मिला, क्योंकि एक्चुअली कॉमिक बुक के अंदर लाइटा हॉल स्टीव ट्रेवर और वंडर वुमन की बेटी है। अब चलिए बात करते हैं इस सीरीज के बिहाइंड द सीन फिल्मिंग के बारे में, जहाँ पर सीजीआई के साथ साथ कई सारे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसमें यहाँ पर एक्चुअली लूसीफर के पैलेस को वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बसिलिका के सेंट पीटर स्क्वायर पर मॉडल किया गया था। वहीं पर डिजायर के हार्ट लेयर को एक्चुअली हार्ट थीम पर मॉडल किया गया था और उसे हार्ट की तरह ही आकार दिया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर हेल के गेट्स को भी एक्चुअली प्रैक्टिकली बनाया गया था, जो 20 से 25 फीट ऊंचा था। वहीं पर इस सीरीज के अंदर बहुत ही अच्छे खासे विजुअल इफेक्ट्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जहां पर ILM, फ्रेमस्टोन और रोडियो इफेक्ट जैसे हॉलीवुड के बेहतरीन 9 विजुअल इफेक्ट्स कंपनीज ने एक साथ आकर इस शो की बेहतरीन विजुअल्स को क्रिएट किया था। साथ ही साथ आप इसके खूबसूरत एंड क्रेडिट सीन्स को भी नहीं भूल सकते, जिन्हें एक्चुअली इसके कॉमिक बुक के कवर आर्टिस्ट डेव मकीन को उनकी रिटायरमेंट के बावजूद भी इन पर काम करने के लिए लाया गया था। अब जैसा कि इस सीरीज को कोविड के रिस्ट्रिक्शंस के दौरान शूट किया गया था, यहाँ पर एक्चुअली 24 आवर डाइनर वाले सीन को एक बार में एक ही जगह पर शूट किया गया था, ताकि प्रोडक्शन में कोई डिले ना हो, जिसके कारण शो रनर्स के हिसाब से ये बिल्कुल किसी ट्रेडिशनल थिएट्रिकल परफॉर्मेंस की तरह था और हर एक्टर अपनी बारी के लिए पूरी तरह से तैयार था। अब चलिए बात करते हैं सीरीज और कॉमिक बुक के कई सारे डिफरेंसेस के बारे में, जहां पर सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि मॉर्फेस एक्चुअली कॉमिक बुक के अंदर लूसीफर से नहीं लड़ता है और यहाँ पर एक्चुअली वो खुद ही कोरसजोन से ही लड़ता है। साथ ही साथ हेक्टर और लाइटा कॉमिक बुक के अंदर एक्चुअली सुपर हीरोज थे जो जस्टिस लीग के भी मेंबर थे और हेक्टर हॉल बेसिकली कॉमिक बुक के अंदर हॉकमैन और हॉक गर्ल का बेटा होता है। साथ ही साथ वो कुछ समय के लिए डीसी कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर फेट भी रह चुका है। इसके अलावा जॉन डी भी एक्चुअली जस्टिस लीग का सुपर विलन डॉक्टर डेस्टिनी होता है। ऊपर से यहाँ पर कई सारे कैरेक्टर्स के जेंडर को भी चेंज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल इस सीरीज के अंदर जोआना कॉन्स्टेंटीन के बजाय कॉमिक बुक के अंदर जॉन कॉन्स्टेंटीन होता है। वहीं पर अगर फाइनली बात करें इस शो के व्यूअरशिप की, तो ये शो एक्चुअली नेटफ्लिक्स पर ग्लोबली टॉप 10 इंग्लिश टाइटल्स में से नंबर 1 की पोजीशन पर 3 दिन तक बना रहा, जहां पर इसे टोटल 69.5 मिलियन आवर्स वॉच किया गया। एंड ऑफ कोर्स हर किसी को सीजन 2 की जरूर उम्मीद होगी और यहाँ पर इसकी अनाउंसमेंट नेटफ्लिक्स जल्दी ही कर सकता है। सो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम नेटफ्लिक्स के द सैंडमैन सीरीज फैक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको नेटफ्लिक्स के इस सीरीज और इस कहानी के बारे में और कौन कौन से फैक्ट्स मालूम है। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।